एक गांव में कुंदन नाम का एक लड़का रहता था। कुंदन बहुत गरीब था और जब वो केवल 17 बरस का था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक कुंदन ने सिर्फ दुख ही झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद गांव में एक धम्मू सेठ ने कुंदन से कहा, कुंदन के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। उस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। अरे तभी कर्ज चुकेगा और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। कुंदन नादान था, इस वजह से वो धम्मू सेठ की बात आसानी से मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। फिर क्या था, कुंदन धम्मू सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहाँ मजदूरी करने के बाद धम्मू सेठ कुंदन को सिर्फ रात का खाना ही देता था और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, धम्मू सेठ कुंदन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे कुंदन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुंदन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह कुंदन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से धम्मू सेठ के खेतों की तरफ भागता है। अरे बाप रे, उठने में बड़ी देर हो गई। जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही कुंदन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि धम्मू सेठ लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर कुंदन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ कुंदन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो कुंदन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं। लेकिन आज कुंदन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसीलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी कुंदन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। ओ, तो तू क्या चाहता है कुंदन? गलती किसकी है? हाँ, मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पे पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा निकल जा मेरे खेतों से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास ही लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कुंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर कुंदन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा कुंदन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है।
लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कैसी? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? हे ऊपर वाले, अगर ऐसा हुआ तब तो ये मेरा अंत है। जैसे ही कुंदन झाड़ियों के पास जाता है, वो देखता है कि झोपड़ियों के पीछे एक हिरन था। कुंदन हिरन को प्यार से सहलाते हुए कहता है, ओह, तो वो तुम थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दोस्त। हिरन कुंदन के साथ कुछ देर खेलता है और फिर उछलता कूदता हुआ भाग जाता है। लेकिन तभी कुंदन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तप कर रहे थे। कुंदन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, मेरे पास आओ। कुंदन साधु के बुलाने पर उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी के अंदर जाओ। वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर लाओ। कुंदन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल कुंदन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। कुंदन को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तू। कुंदन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। कुंदन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है बेटा। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। कुंदन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। कुंदन की बात पे साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था, कुंदन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और कुंदन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर कुंदन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। अब मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो। लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी।
कुंदन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश